After the negative consequences and positive consequences, let us see the new topic which is dimension of ethics. देखो डायमेंशन ऑफ एथिक्स को भी हमने कॉन्सिक्वेंस में भी पढ़ा था, क्योंकि हमें हर एक इम्पैक्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखना पड़े तो सेम एक्ट जो है वो एथिकल भी हो सकता है और अनएथिकल भी हो सकता है, इसलिए हमने ऊपर पर्सपेक्टिव पढ़े थे. फॉर एग्जांपल वर्च्यू, डियोंटोलॉजी, यूटिलिटेरियन. अब वो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं दोज आर फर्दर कैटेगराइज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द एथिक्स, जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से क्या मतलब होता है, इसका जो दिस इंक्लूड्स एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन. ये प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं. व्हाट दे ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, दैट दे वांट टू नो व्हाई पीपल फॉलो व्हाट दे फॉलो. कि कोई भी इंसान अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को या एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. सो दे आर कंसर्न विद द हिस्ट्री एंड इवेल्यूशन ऑफ एथिक्स. इट्स अ वैल्यू फ्री अप्रोच टू एथिक्स. वैल्यू फ्री कैसे है कि वो जज नहीं करते हैं कि आपका जो भी एक पर्टिकुलर एक्ट है वो एथिकल है या अनएथिकल है. इट डज नॉट मैटर टू देम. व्हाट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ट्राई टू सी कि आप जिस चीज़ को एथिकल बता रहे हैं उसको आप एथिकल क्यों बता रहे हैं. इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ फ्रॉम व्हाट ऑट टू बी. नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स. इज ऑल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स एज इट प्रिस्क्राइब्स हाउ पीपल ऑट टू एक्ट. ऊपर हमने बात करी है अभी डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की, ये है व्हाट इज, जो भी है क्या है. वाई पीपल फॉलो व्हाट दे फॉलो. नॉर्मेटिव एथिक्स क्या कहते हैं, ऑट टू एक्ट. ये प्रिस्क्रिप्टिव है, जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ऐसे नॉर्मेटिव एथिक्स ये बताते हैं कि क्या फॉलो करना चाहिए. इसके फर्दर कैटेगराइजेशन है, जैसे कि एरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स, कांस की डियोंटोलॉजी, डू योर ड्यूटी, जेम्स मिल का यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटर नंबर ऑफ गुड फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल. देन भागवत गीता, निष्काम कर्म. आपके जो कर्म है वो कैसे होने चाहिए, निष्काम होने चाहिए. देन गोल्डन रूल. गोल्डन रूल क्या कहता है, ये तो नोन एज डू टू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फॉर योर ऑल सेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ. देन मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स किस चीज़ के बारे में बात करते हैं. मेटा एथिक्स है स्टडी ऑफ origin and meaning of ethical concept. It's a philosophical investigation into the nature of ethics. So these are concerned with what is good. It focuses on the meaning of ethical concepts in general rather than applied questions of what should be done in a specific situation. मेटा एथिक्स किस चीज़ की बात करते हैं, देखो जब भी हम मेटा को पढ़ते हैं ना, दिस इज समथिंग बियॉन्ड, राइट. एकदम आइडियलिस्टिक नोशन की अगर हम बात करें तो उसके ऑन द टॉप जो चीज़ होगी ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मेटा. तो मेटा एथिक्स क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी डन इन स्पेसिफिक सिचुएशन. ये इसकी बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे कि व्हाट इज़ गुड. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइंग. अगर हम लाइंग की बात करें तो मेटा एथिक्स क्या कहेंगे, इट इज़ बैड, इट इज़ नॉट गुड, राइट. बट अगर हमने झूठ बोला है, से लाइंग टू डिस्पर्स द क्राउड. अब आप क्राउड को तो ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे बॉम्ब एक्सपेक्टेड है. अगर आपने ऐसा किया तो स्टैम्पेड हो सकता है. तो उस केस में क्या कहा जाएगा, कोई और रीज़न देके किसी और पर्पस को हाईलाइट करके ही आप वहाँ से क्राउड को डिस्पर्स करेंगे. ठीक है, राइट. तो ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडियाज़ मेटा एथिक्स. फर्स्ट इज मेटाफिजिकल, दैट मीन्स बियॉन्ड, अभी हमने बात की है. वेदर मोरालिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन. देन एक इसका साइकोलॉजिकल आइडिया है विच टॉक अबाउट अंडरलाइंग मेंटल बेसिस ऑफ पीपल्स मोरालिटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स की. अप्लाइड एथिक्स क्या होते हैं, दीज आर सिचुएशन स्पेसिफिक. सिचुएशन के हिसाब से जो एथिक्स वहाँ पे अप्लाई होने चाहिए उनको हम बोलेंगे अप्लाइड एथिक्स. सो दीज आर फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक moral dilemmas. It used different branch of ethics to investigate specific difficult subjects such as abortion, environmental concern, urbanization. देखो जो हमारे यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर अप्लाइड एथिक्स से ही होते हैं.
डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मेटा एथिक्स या डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पे आ जाए या नॉर्मेटिव पे आ जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अप्लाइड एथिक्स ही होते हैं, उसके अंदर we take the reference of different branches of ethics to investigate that particular subject. तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन किए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं. सबसे पहले है एनवायरमेंट एथिक्स. ये एक रिपीट क्वेश्चन है, किसी ना किसी फॉर्म में हर साल अवेलेबल होता है. सो दीज आर ऑल अबाउट एनवायरमेंटल वैल्यूज एंड सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. ट्रीट्स एनवायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो एनवायरमेंटल वैल्यूज़ क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड कंसर्न क्या है. कंसर्न से मतलब है कि सोसाइटी का जो नेगेटिव एटीट्यूड्स है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, या फिर कंसर्नेबल एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट. सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू की. तो एनवायरनमेंट की पहली वैल्यू है सस्टेनेबिलिटी. बट ड्यू टू ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, सस्टेनेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है इट इज़ अंडर स्ट्रेस. वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है. अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स पे, बट यहाँ पे अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दूँ व्हाट डज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब होता है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे अगर फॉरेस्ट कहीं से काट दिए गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया है फॉर एनी प्रोजेक्ट, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं और हमने पेड़ लगा दिए या फिर हमने ग्रीन बेल्ट बना दी. बट डू यू रियली थिंक दैट certain number of trees can actually replace the forest which is a system as a whole that cannot be replaced by just planting certain number of trees, right? तो जो सस्टेनेबिलिटी, जो हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कर रहे हैं कि आपने कहा यहाँ पे इतना नुकसान हो गया तो हम इसकी तरीके से इसको रिफिल कर देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पूरे सिस्टम की बात होती है एंड नॉट जस्ट द इंडिविजुअल ट्रीज. तो इसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अंडर स्ट्रेस है. इसीलिए हमारे पास SDG की हम बात करते हैं, उसमें भी जो बहुत सारे गोल्स हैं, दोज आर कंसर्न विद द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द ओशियन, लैंड, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ इन ओशियन एक्सेट्रा. देन कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है एक कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए. उसका मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूज होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का. बट जो हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, देज आर कॉजिंग चैलेंज टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. देन प्रिजर्वेशन. अच्छा, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में अंतर क्या होगा. कंजर्वेशन से हमारा मतलब होता है ऑप्टिमम यूज कीजिए. ये हमारा जो रामसर कन्वेंशन है एंड ऑल्सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इन दोनों का ही एक अंडरलाइंग एसेंस है कि ऑप्टिमम यूज होना चाहिए. सो प्रिजर्वेशन से मतलब है प्रोटेक्शन. इको सेंसिटिव जोन बनते हैं, उसमें जो कोर एरिया होता है, फॉर दैट वी फॉलो द अप्रोच ऑफ प्रिजर्वेशन, और जो आउटर होते हैं पेरिफेरी में है उसके लिए भी फॉलो द अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन. सो प्रोटेक्शन ऑफ प्रिस्टीन नेचर, फॉर एग्जांपल शोला फॉरेस्ट. लेकिन हमारी जो एक्सक्लूसिव अप्रोच है इट्स कास्टिंग अ नेगेटिव शेडो. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ड्वेलर राइट वर्सेस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट. आगे बात करते हैं होलिस्टिक. अभी हमने ऊपर भी बात की थी सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट में कि हम एनवायरमेंट वर्क्स लाइक अ सिस्टम where whole is greater than the sum of all, but policies like compensating afforestation or polluter pay principle treats the environment in bits. तो करना क्या चाहिए, वन हेल्थ अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, जिसके ऊपर अभी काफ़ी एम्फेसाइज किया जा रहा है. वन हेल्थ से मतलब है हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, हेल्थ ऑफ एनिमल, हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट. ऑल थ्री शुड बी टेकन केयर ऑफ. बात करते हैं बायो एथिक्स की, मेडिकल एथिक्स. ये भी एक रिपीटेड थीम है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं. दीज आर मोरल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ साइंसेज. जहाँ भी लाइफ साइंस की बात आएगी, बायोएथिक्स की प्रिंसिपल की बात आएगी, सच एज मेडिकल एथिक्स, जीन एडिटिंग, यूथेनेशिया, सेवियर बेबी, क्लिनिकल ट्रायल्स. सो बायोएथिक्स के की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. सबसे पहले ह्यूमन एज एन एंड इन देम सेल्फ. जब भी हम ह्यूमन की बात करेंगे तो हम उन्हें मीन्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. दे शुड बी एन एंड इन देम सेल्फ. साइंस एज अ पॉजिटिव स्टेप टू हील. साइंस को जो है हम कभी भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए नहीं बनाएंगे. हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई ऐसा इनोवेशन नहीं लेके आएंगे बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल विच एक्चुअली कॉजिंग द पेन. इट शुड बी समथिंग दैट हेल्प्स टू हील, दैट रिड्यूसेस द पेन. देन हिपोक्रेटिक ओथ, ये क्या कहती है, जो डॉक्टर्स के लिए होती है. ट्रीट द सिक टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी.
देन एंश्योर पेशेंट्स प्राइवेसी, टीच मेडिसिनल सीक्रेट टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। ये देखो, जब भी अभी हमने बात की कि इनको अप्लाइड एथिक्स कहते हैं और ये हमारी केस स्टडीज में रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एंड एंड इन देमसेल्फ का जो एक एस्पेक्ट है, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? क्लिनिकल ट्रायल्स की जब हम बात करते हैं, या फिर सेवियर सिवलिंग की जब हमने बात की, साइंस एज अ पॉजिटिव स्टेप, तो क्या हम यूथेनेशिया की यहाँ बात कर सकते हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्टिव यूथेनेशिया कैन नॉट बी अलाउड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइंस विल बी यूजिंग फॉर अ कॉजिंग द डेथ, राइट। इट्स नॉट अ पॉजिटिव स्टेप, इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव स्टेप। तो इसलिए एक्टिव यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। देन हिपोक्रेटिक ओथ, अभी हमने यहाँ पे टेररिस्ट और रेप एक्यूज्ड की बात की। देन एंश्योर पेशेंट्स प्राइवेसी, जो अभी हम जो हमारा हेल्थ कार्ड बने हुए हैं और आधार से लिंक हैं, उसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, उसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए गए थे। देन टीचिंग मेडिकल सीक्रेट टू नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पे कौन सा पॉइंट एक हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आईपीआर, टू व्हाट एक्सटेंट, क्योंकि आईपीआर को जो है हम बिजनेस एथिक्स से भी देख सकते हैं और मेडिकल एथिक्स से भी। देन फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, दिस इज ऑल्सो अ की प्रिंसिपल फॉर द मेडिकल एथिक्स। इसीलिए जब भी हम किसी गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हैं, तो वहाँ का जो पहला पॉइंट होता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इक्विटेबल एक्सेस। फिर बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स, इट मीन्स ethical principles that are to be applied in a business environment, and business entities should have the moral responsibility to be fair towards each of the stakeholders. They need to be fair. ये business ethics हैं। अब की stakeholders क्या क्या हैं और उसके regarding उनकी fair approach क्या होनी चाहिए? सबसे पहले शेयर होल्डर हैं, तो शेयर होल्डर के लिए फेयर अप्रोच क्या होगी कि कंपनी जो है अपने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करे, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करे और वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या इनका फेयर अप्रोच होना चाहिए? टेकिंग केयर ऑफ बोथ हाइजीन फैक्टर्स एज वेल एज दी मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइक आपकी पे पैरिटी है, आपको जॉब के अकॉर्डिंगली आपकी पे मिल रही है, बोनसेस मिल रहे हैं, एम्बियंस इज डिसेंट इनफ। मोटिवेशनल क्या होता है? अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड ग्रो, आपको आपके टैलेंट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिली है टू वर्क। देन सोसाइटी के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अगर आप अपना कोई बिजनेस लेके आ रहे हो एंड तो उसमें सोसाइटी को भी फ़ायदा होना चाहिए, एटलीस्ट दे शुड हैव अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रीजनल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल जमशेदपुर, ये जो एक जमशेदपुर सिटी है विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द टाटा ग्रुप इन झारखंड, इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। कंज्यूमर को लेकर क्या है? एक तो उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दें और दूसरा फेयर प्राइस पे दें। जो देन एनवायरनमेंट के प्रति इनकी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अडॉप्टिंग ग्रीन प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल वाटर रिसाइकलिंग। गवर्नमेंट के प्रति इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो अपने जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको अच्छे से फेयरली उसको एड्रेस कीजिए। देन ऑल्सो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, फीस, ड्यूटी, लाइसेंस, एवरीथिंग। सो डू दैट फेयरली।